हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट गुरुजी, जो कि समर्पित है उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो उनमें सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनको सरकार के द्वारा जारी विभिन्न नीतियों, नियमों और सुविधाओं के विषय में है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अलग अलग मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है वो सबसे अनूठा, सबसे अलग और सबसे संवेदनशील है, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत जवानों और उनके परिवारों से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आपके सामने एक वार बॉयज हॉस्टल की स्लाइड है जो आपको दर्शाती है कि यह वही पवित्र स्थान है जहां पर हमारी देश की सेवा में जान निछावर करने वाले जवानों के बच्चों को देखरेख, उनकी पढ़ाई और उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा दायित्व पूर्ण तरीके से देखा जाता है, उन पर निगरानी की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं वार बॉयज हॉस्टल के इतिहास के बारे में कि इसकी स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, माह अगस्त 1982 को ईएमई कोर, जो कि एक सेना का अभिन्न अंग है, के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सीनियर ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया गया कि हमें देश के ऐसे जवान जो कि अधिकारी नहीं बल्कि जो है उनके पीवीओआर रैंक से नीचे आते हैं, उनके बच्चों के लिए हमें एक अनूठी पहल करनी चाहिए। जिस सोच के साथ वार बॉयज हॉस्टल कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और सबसे पहले 24 फरवरी 1986 को 3 सेंटर बैरागढ़ भोपाल में सबसे पहले वार बॉयज हॉस्टल की स्थापना की गई। दोस्तों, वार बॉयज हॉस्टल एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर ईएमई कोर में कार्यरत जो जवान हैं और उनके युद्ध के दौरान, कर्तव्य के दौरान, सेवा के दौरान कार्य करते हुए यदि वह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं या फिर 90% से ज़्यादा शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते हैं, सेना में सेवा देने योग्य नहीं रह जाते हैं, तो सेना के द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। और ऐसे जवानों के बच्चों के लिए यहाँ पर सरकार ने एक अनूठी पहल का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी सराहनीय और जिम्मेदारी से भरा हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारी स्वयं उन जवानों के बच्चों की देखरेख करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनका समग्र विकास करते हैं, उनका सामाजिक दायित्व भी निर्वाह करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं 3 सेंटर बैरागढ़ भोपाल में स्थापित वार बॉयज हॉस्टल की। वर्तमान में वार बॉयज हॉस्टल ईएमई कोर के द्वारा 2 स्थानों पर स्थापित किया गया है। सबसे पहला 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद, जो कि वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र में है, उसमें सबसे पहला वार बॉयज हॉस्टल स्थापित है। और अन्यत्र दूसरा वार बॉयज हॉस्टल 3 सेंटर बैरागढ़ भोपाल में स्थापित है। दोस्तों, वार बॉयज हॉस्टल में अधिकतम 40 छात्रों की रहने की व्यवस्था के लिए उसे अधिकृत किया गया है, जो कि वर्तमान में 34 है। इसका मतलब है कि वर्तमान में इन हॉस्टलों में, इन छात्रावास में 34 बच्चे, 34 छात्र अपनी शिक्षा को निरंतर कर रहे हैं। ईएमई कोर के द्वारा ऐसे छात्रावासों की स्थापना करने का मेन जो एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहला उद्देश्य, टू इनेबल देम टू टेक देयर प्लेस इन द सोसाइटी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब कि सबसे पहले उन बच्चों को
उन छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना, जो कि हमारे सोसाइटी में जैसे कि उनके पूर्वजों ने, उनके पिताओं ने अपनी जो सेवा है देश के प्रति दी है और कभी भी किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं, उस प्रकार से वो भी अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। दूसरा उद्देश्य, टू अचीव 10+2 स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वार बॉयज़ हॉस्टल में कक्षा 5वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक ही पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए यहाँ पे 10+2 स्टैंडर्ड एजुकेशन तक ही छात्रों को पढ़ाया जाता है। टू प्रिपेयर बॉयज फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मिलिट्री एंड सैनिक स्कूल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में मिलिट्री और सैनिक स्कूल भी स्थापित हैं, जिनका उद्देश्य इसी प्रकार से है। तो ऐसे बच्चों को कि जो उनमें जाने के इच्छुक हैं, उनको इसमें रहकर उसके एग्ज़ाम के लिए उनकी तैयारी भी करवाई जाती है। और अंतिम उद्देश्य, टू प्रिपेयर देम फॉर NDA एंड अदर प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मतलब कि छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी और अन्य जो व्यावसायिक परीक्षाएं हैं उनमें बैठने के लिए, उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए उनको समूह रूप से तैयार करना, ताकि वो पहली बार में ही सफलता को हासिल कर पाए। दोस्तों, ये वार बॉयज़ हॉस्टल का प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे छात्रावासों में हम अपने बच्चों को कैसे दाखिल करा सकते हैं? तो आइए नजर डालते हैं। बॉयज बिटवीन एज ग्रुप फ्रॉम 8 to 18 ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न इंडिया आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द हॉस्टल इन द अदर ऑफ प्योरिटी एज शोन देयर बिलो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे 2 छात्रावास EME कोर के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। पहला छात्रावास वनीमे सेंटर सिकंदराबाद और दूसरा छात्रावास जो कि अंतिम है, यह 3 सेंटर बैरागढ़ भोपाल में स्थापित है। तो दोस्तों, नॉर्दर्न यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में जितने राज्य आते हैं, उनमें अगर इस प्रकार कोई EME कोर से संबंधित नीचे दी गई जो कैटेगरियां हैं उनमें से अगर आता है तो उसका एडमिशन 3 सेंटर भोपाल में दिया जाता है। और यदि वो दक्षिणी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत से संबंधित है, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गुजरात इत्यादि, तो उनका एडमिशन वनीमे सेंटर सिकंदराबाद में स्थापित वार बॉयज हॉस्टल में दिया जाता है। तो चलिए पात्रताओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहला, EME वार कैजुअलिटीज टू डाई इन द एक्शन, यानी कि ऐसे जवान जो कि EME कोर में सेवारत हैं और वह सक्रिय क्षेत्र के द्वारा काम करते हुए उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को सबसे प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाती है। EME वार कैजुअलिटीज हुड आर डिसेबल्ड इन द एक्शन। इसका मतलब है कि यदि कोई जवान क्रिया के द्वारा या फिर एक्शन, मिलिटेंट एक्शन में अगर बहुत गंभीर रूप से गायब हो जाता है, तो ऐसे जवानों के बच्चों को भी इसमें रखने की सुविधा प्रदान की गई है। EME पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस ड्यू टू एट्रीब्यूटेबल केसेस, यानी कि ऐसे प्रकरण जिनमें आदमी सेवा के दौरान गंभीर रूप से किसी घटना से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चों को रखने की भी सुविधा इस हॉस्टल में रखी गई है। EME पर्सनल हु आर डिसेबल्ड व्हाइल इन द सर्विस ड्यू टू एट्रीब्यूटेबल केसेस, मतलब कि ऐसे प्रकरण जिसमें सेवा के दौरान यदि कोई EME पर्सनल अत्यधिक रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वह सेवा को निरंतर नहीं रख सकता है, उसे सेवा निवृत्त कर दिया जाता है, तो उनके पुत्रों को, पुत्रियों, केवल छात्रों को ही इसमें रखने की सुविधा प्रदान की गई है। EME पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस ड्यू टू नॉन एट्रीब्यूटेबल केसेस, यानी कि ऐसे प्रकरण जिनमें सामान्यतः प्राकृतिक रूप से अगर बल सदस्य एक्सपायर हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चों को भी इसमें दाखिला कराया जा सकता है। EME पर्सनल हु आर डिसेबल्ड व्हेन इन सर्विस ड्यू टू नॉन एट्रीब्यूटेबल केसेस, मतलब कि ऐसे प्रकरण जो कि डिसेबल्ड केसेस में है, मतलब उसको मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया गया है, उसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है, और सेवानिवृत्त के दौरान घर पे रहने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे बल सदस्यों के बच्चों को भी इसमें रहने की सुविधा प्रदान की गई है। और अंतिम, अदर डिजर्विंग EME पर्सनल बेस्ड ऑन द मेरिट, अर्थात कि ऊपर दिए गए जितने बिंदु हैं उनमें से
सभी छात्रों को लेने के बाद यदि कोई रिमेनिंग सीट बाकी रह जाती है तो मेरिट के आधार पर अन्य सामान्य श्रेणी के एमई पर्सनल भी अपने बच्चों को दाखिला इसमें करा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं आपको इस छात्रावास में उपलब्ध होती हैं, और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस तरह के छात्रावासों में सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त दी जाती हैं, जो कि सेवा भाव से सेना के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। सबसे पहली सुविधा इसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, स्कूल यूनिफॉर्म्स, बुक्स एंड स्टेशनरी, टॉयलेटरीज, एमिनिटीज और अंतिम में कन्वीनियंस एक्सपेंसेस टू होम स्टेशन एंड बैक वंस इन ए ईयर। मतलब कि जब कोई छात्र किसी स्कूल में पढ़ाई करता है और उसके मिड टर्म में कुछ महीनों की छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे समय में भारतीय सेना के द्वारा उन बच्चों को उनके घर में जाने के लिए और वहां से वापसी के लिए यात्रा टिकट इत्यादि का भी प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार के छात्रावास में कुल 4 प्रकार के हाउसों का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों को अलग अलग उनकी आयु, उनकी कक्षा, उनकी पढ़ाई के स्थान पर वर्गीकृत किया जाता है। इनकी संख्या 4 है, जो इस प्रकार है: प्रताप हाउस, टैगोर हाउस, शिवाजी हाउस और अंतिम रमन हाउस। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में कि इस छात्रावास में कुल 40 बच्चों की रहने की व्यवस्था की गई है, और इस प्रकार से एक हाउस में 10 बच्चे अर्थात 4 हाउस में 40 बच्चों की रहने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, किसी भी प्रकार के संगठन को चलाने के लिए एक प्रबंध और प्रबंधन दोनों की बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है, जिसके बिना कोई भी मशीनरी, कोई भी संगठन सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए सेना के द्वारा इस बात का भी काफी अच्छा प्रबंध किया गया है, जिसमें इस प्रकार के छात्रावास को चलाने के लिए बाकायदा सरकारी अफसरों, सेना के अफसरों को तैनाती किया गया है, अलग अलग पदवार, जिनका विवरण इस प्रकार है। इस कमेटी में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो कमांडेंट एमई सेंटर, मतलब कि जिस स्थान पर वार बॉयज हॉस्टल स्थापित है वहाँ का जो मुख्य कमांड अधिकारी है वह इस छात्रावास का मुख्य सचिव रहेगा, और उसकी पूर्व दायित्व रहेगा कि सभी प्रकार के यहाँ जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन हो, सभी प्रकार की सुविधा छात्रों को प्रदान की जाती है। वाइस प्रेसिडेंट, किसी कारणवश यदि प्रेसिडेंट कहीं अन्य ड्यूटी पर चला जाता है तो उसके स्थान पर वहाँ का जो डिप्टी कमांडेंट होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनका कार्यभार देखेगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सीओ ऑफ द ट्रेनिंग बटालियन nominated to the look after the hostel or any other officer nominated by the CO। दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव चेयरमैन का प्रबंध इसलिए किया गया है कि किसी कारणवश अगर छात्रों की संख्या बढ़ जाए और वहाँ पर पूरा प्रबंधन ना हो पाए तो CO स्वयं, जो वहाँ के ट्रेनिंग बटालियन का जो CO होगा, वो स्वयं इस बात की मॉनिटरिंग करेगा, अन्यथा उसको ज़्यादा काम होने के कारण वह अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है। अकाउंट ऑफिसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी संगठन बिना पैसे, बिना खर्चे के नहीं चलता है, तो इस चीज़ को संभालने के लिए वहाँ पर एक अकाउंट ऑफिसर, लेखाधिकारी की भी व्यवस्था की गई है, जो कि विभिन्न प्रकार के खर्चों को हिसाब रखता है और उसको समयानुसार सरकार को, सेना के अधिकारियों को प्रस्तुत करता है, और जिसका सालाना ऑडिट भी किया जाता है। हॉस्टल वार्डन, 1 JCO nominated by the battalion, the JCO lives with the children। दोस्तों, जैसे कि किसी छात्रावास में एक अभिभावक की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है, जिससे सभी बच्चों पर पूरा ध्यान रखा जा सके और उनके माता पिता की तरह उनकी देखभाल भी की जा सके। इस तरह का प्रावधान हमारी एमई कोर के द्वारा भी किया गया है, जिसमें एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जो कि वहाँ हॉस्टल में बच्चों के साथ रह करके उनकी समस्याओं को देखता है, उसका निवारण करता है, और ऐसे कोई प्रकरण जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने लायक हो उनको संज्ञान में भी लाता है। असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन, 1 NCO ऑफ नॉमिनेटेड बाय द बटालियन। जैसा कि 40 छात्रों के ऊपर एक JCO की नियुक्ति करना बहुत ही कम मात्र है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक नॉन कमीशन ऑफिसर
मतलब कि हवलदार, सिपाही, नायक, लांस नायक इत्यादि पदों से एक एनसीओ को स्थापित भी किया जाता है। मेंबर्स, वाइफ ऑफ कमांडेंट एंड वाइफ ऑफ द ऑफिसर डिटेल एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। दोस्तों, जैसा कि केवल पुरुष प्रधान प्रवृत्ति से छात्रों में एक अलग निखार आता है और उनको एक अलग पुरुष जैसा व्यवहार मिलता है, उस चीज में कमी लाने के लिए वहां पर ऐसे अधिकारी जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इत्यादि पर तैनात हैं, उनकी जो गणमान्य पत्नियां हैं उनको भी इसमें मेंबर बनाया गया है, ताकि वो आकर के जो पुरुष प्रवृत्ति को कम करते हुए अपना ममता उन बच्चों के साथ बांट सकें। तो दोस्तों, इस तरीके से इसमें मैनेजमेंट कमेटी का प्रबंध किया गया है। बात करते हैं फंड्स की, कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए फंड्स की, पैसों की बहुत नितांत आवश्यकता है। तो इन छात्रावासों को चलाने के लिए मुख्यतः फंड कहां से दिया जाता है? दिस हॉस्टल हैज बीन सेट अप अंडर द डायरेक्शन ऑफ एडजुटेंट जनरल ब्रांच, आर्मी हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। द हॉस्टल इज फाइनेंस्ड बाय द केंद्रीय सैनिक बोर्ड एंड एमी रेजिमेंटल एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता है कि इस छात्रावास का जो गठन है वो एडीजी, आर्मी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के द्वारा उनके अनुमोदन से किया गया है, और इसको जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड और एमी रेजिमेंटल जो फंड है उससे इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आउट ऑफ द टोटल फंड्स अलॉटेड एग्जिस्टिंग एमईएस बिल्डिंग हैव बीन reappropriated and furniture, utensils, clothing and other utility item has been purchased। इसका अर्थ यह है कि जो एमएस के द्वारा बनाई गई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके अतिरिक्त जो फंड मिलता है उससे वहाँ पर जो फर्नीचर है, वो अन्य आवश्यक सामान है, बच्चों के लिए कपड़े हैं और अन्य जो जरूरी चीजें हैं उनको खरीदा, उनका क्रय किया जाता है। Recurring grants from केंद्रीय सैनिक बोर्ड as under are claimed in the month of April every year। मतलब कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड से निम्नलिखित राशि को साल में एक बार, जो कि माह अप्रैल में उनको बुक किया जाता है, उनको प्रतिपूर्ति के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, वो इस प्रकार है। सबसे पहले एट्रीब्यूटेबल केसेस, यानी कि ऐसे प्रकरण जो कि एट्रीब्यूटेबल केसेस के श्रेणी में आते हैं, और ऐसे बच्चे वहाँ जो एडमिशन है उनकी संख्या के अनुसार एक बच्चे के ऊपर 600 रुपये का व्यय होता है, जो कि एक महीने के हिसाब से लगाया जाता है, और उस बच्चे के ऊपर सालाना 48,000 रुपये खर्चा आता है, जो कि एमी हॉस्टल के द्वारा जिला केंद्रीय सैनिक बोर्ड को बुक किया जाता है। और इसके अतिरिक्त नॉन एट्रीब्यूटेबल केसेस में यह अमाउंट 300 रुपये का है। और इसके अतिरिक्त जो एमी रेजिमेंटल एसोसिएशन है, जिसमें डीजी के पास एक रेजिमेंटल फंड होता है, जिससे 300 रुपये पर मंथ पर बॉय, यानी एक लड़के के ऊपर एक महीने के लिए 300 रुपये का व्यय किया जाता है, और प्रतिपूर्ति के लिए उसको साल के अप्रैल में भेज दिया जाता है। अब मैं आपको एक झलक उस छात्रावास में रह रहे बच्चों की एक्टिविटी और वहाँ के जो फर्नीचर, वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनकी तरफ ले जाना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के रहने की व्यवस्था है, और यहाँ पर बच्चे अपना पढ़ाई और इत्यादि तैयारी करते हैं। यह कंप्यूटर रूम, ये जिम्नेजियम, इसके बाद हाइजीनिक किचन, और यहाँ पर बच्चे अपने सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का डिनर यहाँ पे करते हैं। इसके बाद अन्य समय में बच्चों को खेल और व्यायाम वगैरह इसी गार्डन में कराया जाता है, जिसमें कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, छात्रों के समग्र विकास के लिए यहाँ पर एक फ्रूट गार्डन का भी व्यवस्था की गई है। इस फ्रूट गार्डन में छात्रों को अपने अपने नाम से एक एक फ्रूट लगाना है और साल भर तक उसकी देखभाल करनी है। इसके उपरांत बच्चे उसको बखूबी जिम्मेदारी से निभाते हैं और साल में अपने नाम से, अपने परिवार के सदस्यों के नाम से एक एक पौधे का स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें बताएं, और इस वीडियो के अंत में यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, या किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं,
तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे आने वाले वीडियो के लिए अगर आपका कोई बहुत अच्छा सुझाव है तो ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस छात्रावास में रहने वाले बच्चों की दिनचर्या जो सुबह के 5:30 बजे से शुरू होकर के रात के 11 बजे तक चलती है, इसके बारे में अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से रहते हैं और अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। तो देखिए ये वीडियो पूरा। मैं अपनी प्रातःकालीन निद्रा से जाग चुका हूँ। मैं आज के दिन उन्हें तुम्हारे चरणों में समर्पित कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे से भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की
ऐसे स्टिकी है ये मम्मी की। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? तो ज़रूर, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी जल्दी से जल्दी पहुँचे। और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें ताकि मैं अपने वीडियो में और भी कोई चीज़ जोड़ने वाली है तो उनको जोड़ करके आपसे दोबारा मिल सकूं। धन्यवाद।